प्लांटर की बात करें, कॉर्न प्लांटर की बात करें और उसका कंपेयर करें जो मैनुअल तरीके लेबर हाथ से लगाती है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत होती थी ना, इतना वो उनमें यील्ड पोटेंशियल था, और कलर ठीक है डल कलर थे। सर ये बिल्कुल ऐसे जादुई प्रोडक्ट है ये। बिल्कुल एग्जैक्टली। इससे जो है ओवरऑल किसी भी फसल पर कर लें उसके रिज़ल्ट जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, रिज़ल्ट बड़े क्लियर कट इसके होते हैं। कौन सी ऐसा पैच है जिसके अंदर आप थोड़ा सा ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं, कौन से पैचेस ऐसे हैं जिधर आप थोड़ी सी कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं। एक तो उसकी लागत कम हुई जी, क्योंकि जस्टिफिकेशन खाद की पूरी हुई, और दूसरा उसकी ना यील्ड में इससे इजाफा, और उसकी आसानियाँ भी हुई ना। थोड़ा पानी लगाएंगे, हमारी बचत भी होगी और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। फ़ायदा किस तरह से होएगा, हीट टॉलरेंस भी उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर बड़ी अच्छी 100+ मैंने उससे कम खर्च करके, और स्टे ग्रीन करैक्टर भी उसका है, और लॉजिंग से भी काफ़ी हद तक वो सेफ है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाइनियर कॉर्न कहानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद रहमान। हाजिर हैं पाइनियर कॉर्न कहानी की नई एपिसोड नए मेहमान के साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत, जो प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं, ये अपने ज़िला की फार्मर कम्युनिटी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। ये हमेशा से नई आने वाली तहकीक, जदीद रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी उससे बाखबर रहते हैं, उसको ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि अमली तौर पर अपना कर दूसरे फार्मर्स तक पहुंचा रहे होते हैं। ये पाइनियर पासबान ग्रुप के मुतहर्रिक और काबिल फ़ख्र मेंबर भी हैं। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब अशफाक अहमद जोया साहब से। सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। शुक्रिया खालिद साहब, बड़ी मेहरबानी। सर, सबसे पहले आप हमारे नाजरीन से अपना तारफ़ कराएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाका से है, कब से फार्मिंग कर रहे हैं और कितनी फार्मिंग कर रहे हैं। जी खालिद साहब, मेरा नाम अशफाक अहमद जोया है। मौज़ा जोया ज़िला उकाड़ा से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं पिछले तकरीबन 25 साल से 185 एकड़ पे फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब देखभाल करते थे, उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देखभाल कर रहा हूँ। जोगिया साहब कहते हैं कि कामयाब लोगों से कामयाबी के गुर सीखने चाहिए। तो आज आप हमारे नाजरीन को बताएं कि कामयाबी के इस सफ़र में कौन-कौन से चैलेंजेस आपको दरपेश रहे और उन चैलेंजेस का सामना आपने कैसे किया, उनको हल कैसे किया? शुक्रिया खालिद साहब। जब मैं इस फील्ड में आया तो सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज था ना, वो लेबर का था। फसल की सोइंग के लिए, उसकी हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये बड़ा मेरे लिए मसला था। तो उसके लिए मैंने अपनी लेबर कॉलोनी जो है वो डेवलप की, लोगों को अपने पास बिठाया, उनको घर दिए, उनको रिहायशें दिए, फॉर्म पे ही सेटल किया? फार्म पे सेटल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी लेबर कॉलोनी जो है वो मेरी अपनी है, लेबर मेरी अपनी है। तो लेबर इशू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब नहीं रहा। ठीक है। तो दूसरा, जब इस फील्ड में खालिद साहब आया, उस वक़्त ये था कि मेरी जो ज़मीन है ना, वो हमवार नहीं थी। टुकड़ों में, छोटे-छोटे टुकड़ों में ना बटी हुई थी, अनइवन थी। जी। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने उसकी प्लॉटिंग की, उसको प्लॉटों में डिवाइड किया। तो फिर उसकी अच्छी तरह से लेवलिंग की। वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन वो मैंने उसको हल किया, ये भी मेरा मसला हल हो गया। तो इसके बाद अगला प्रॉब्लम ये था कि, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता, एक सजेशन कह सकता हूँ कि वक़्त देना, जी। अपनी क्रॉप को वक़्त देना। तो उसके लिए जो फार्मर हज़रात हैं, मैंने देखा है कि अक्सर दोस्त वक़्त नहीं देते अपनी क्रॉप को। जड़ी बूटी है तो उसका वो बर वक़्त कंट्रोल नहीं करते। जब वो बड़ी हो जाती है, 5-6 पत्तों पे हो जाती है, तो उस वक़्त स्प्रे करते हैं, तो अपना नुकसान भी कर लेते हैं, फसल का नुकसान भी कर लेते हैं, और वो पूरी तरह से मरती भी नहीं है। ठीक है। अगर हम पेस्ट की बात करें तो लोग गैर ज़रूरी भी देखते नहीं फसल को। अगर कोई अटैक नहीं है तो ऐसे ही एक रूटीन बनी हुई है कि 15 दिन के बाद, हफ़्ते बाद हमने स्प्रे करना, तो वो ऑटोमेटिकली कर देना, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। बिल्कुल। आप जाएँ, उसको देखें, अगर सुंडी है उसको शनाख्त करें कि कौन-सी सुंडी है, और इस पे मैंने कौन-सा स्प्रे करना है, और सुंडी की कौन-सी स्टेज है, उसको देख के उसके मुताबिक आप उस पे
स्प्रे करें। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने वक़्त की पाबंदी के हवाला से, बिल्कुल ऐसे ही है। ये को माइंडसेट हमारे मुआशरे का इस तरह से है कि जब फसल पे बीमारी आ जाती है, फिर फंजीसाइड कर रहे होते हैं। जब फसल पे पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है, फिर हम पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह खादों के इस्तेमाल के हवाला से ये है कि जब फसल कमज़ोर नज़र आती है, तो फिर हम उसके ऊपर जो है फर्टिलाइज़र एग्ज़ैक्टली, अप्लाई कर रहे बिल्कुल। जब देखें जब फसल आपको पता है कि छोटी फसल है, 5-6 पत्तों पे है, तो उसी वक़्त उसने अपने डिसीज़न लेने हैं कि बिल्कुल ऐसे मैंने कितनी दाने बनाने हैं, किस नोड पे मैंने छलनी लेनी है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो जब वो किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी दिखा रही होती है, कर तो रही होती है, नुकसान हो चुका होता है, हो तो चुका रिकवर होता है। नहीं हो सकता। बिल्कुल हो चुका होता है। उस वक़्त फिर हम उसको करते हैं जी, अब दोस्तों से मशवरा करते हैं जी कि क्या करें? फिर धड़ाधड़ जो कुछ मिलता है मार्केट से ला के डाल देते हैं। सही बात है। तो उस वक़्त तक हम अपना 50% लॉस कर चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे। मेरे दोस्तों को यही मशवरा है कि टाइम दें, वक़्त दें। अच्छा, फिर आपने शुरू में बड़ा सवाल किया था कि आपको क्या मसाइल थे, क्या चैलेंजेस हैं जब आप फार्मिंग में आए? एक मुझे जो प्रॉब्लम ये था कि मुझे एग्रीकल्चर की अल्फ़-बे का भी पता नहीं था। तो मैं भी उसको टिपिकल तरीके से जैसे लोगों ने कह देना वैसे ही खार ला के डाल देनी, ऐसे ही वो कर रहा था। लेकिन फिर मैंने ये किया कि जब तक यार इसको मैं पूरी तरह से इसकी तकनीक को या नॉलेज को नहीं सीखूँगा ना, तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। जो बंदा ये समझता है ना मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, बेसिकली उसकी कामयाबी उधर रुक जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह एग्ज़ैक्टली। तो फिर मैंने कुछ नेट की सहूलत आई, कुछ नेट से नॉलेज किया गेन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रेंड हो गया, अभी तो बहुत समंदर है इसमें। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अल्फ़-बे का जो है ना वो मुझे, अगर आप मेरी फ़ेसबुक आईडी चेक करें ना, तो खालिद साहब 80% फार्मर कम्युनिटी के लोग हैं। बिल्कुल सही। 1 किलोमीटर के पास मेरे गाँव से ना थाना है। तो मुझे ये नहीं पता होता कि उधर एसएचओ कौन है, ठीक है? किसी भी प्राइवेट कंपनी या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी ऑफ़िसर की बात करें कि मेरा कौन फील्ड ऑफ़िसर है, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर कौन है, किस कंपनी में कौन एफओ है, कौन उसका कंट्री हेड है, ये सारा मुझे पता है क्योंकि मेरी कम्युनिटी यही है। बिल्कुल सही, इंटरेस्ट आपका इधर रहता इन्हीं है, से सीखा है, सीखने का अमल जारी रहता इन्हीं से सीखा है, यही मेरे दोस्त हैं। तो दूसरा जब मैं इस फील्ड में आया तो ये था कि मुझे एक सादी प्रॉब्लम जो है ना वो थे कि खाद कहाँ से लेनी है, बीज कहाँ से लेना है। तो इनिशियल स्टेज पे तो मैं ये आड़तीज़्म के चंगल में फँस गया, ये सूद के मामलात में ये इस तरह से फँस गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से इनिशियल स्टेज पे मुझे कुछ बैंकों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। है? जी, लेकिन मैंने अपने एक्सपेंडिचर कम करके, अपने फ़ार्म को डेवलप करके, अच्छी पैदावार लेके, मैंने तमाम मामलात को अच्छी तरह से सॉल्व आउट कर लिया जी। जो ये सब पिछले 10 से 20 साल में ज़राअत में बहुत ज़्यादा जिद्दत आई है। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी वो मुसलसल बेहतर से बेहतर आ रही है। इस पे ज़रा रोशनी डालें कि आप कौन-सी जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी अपना कर अपनी पैदावार को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं? खालिद साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यकीनन मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि पिछले 10 से 20 सालों में एग्रीकल्चर में बहुत तब्दीली आई है, बहुत तब्दीली आई है, ठीक है? अगर हम प्लांटर की बात करें, कॉर्न प्लांटर की बात करें और उसको कंपेयर करें जो मैनुअल तरीके लेबर हाथ से लगाती है, जी। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो ये बड़ी इनोवेशन आई है क्योंकि जो आप लेबर लगाते हैं तो वो इतनी स्किल नहीं होती, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्ची ने आपके सीड को ज़्यादा गहराई तक कर दिया, तो वो पेंसिल प्लांट बन जाएगा। अगर उसने उसको ऊपर ज़मीन के लगा दिया, तो उसकी रूट्स डेवलप नहीं होंगी। और फिर डिस्टेंस जो है उसको भी आपका पता है कि मैनुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है लेबर के लिए हर उसको। बंदे का हाथ कोई 5-6 इंच पे लगा रहा है, कोई 7 पे लगा रहा है, कोई एग्जैक्टली, 8 पे लगा रहा है, ये ऐसे होता ये ये बड़े, तो ये प्लांटर ने सारी मुश्किलात जो है ना वो हल कर दी हैं। प्लांटर के जो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये है कि जहाँ पे सीड लग रहा है एग्जैक्टली वहाँ पे खाद भी पहुँच रही है, ठीक है? उस पे आपके अखराजात भी कम हो जाएंगे। एक जगह एक बोरी की जगह आधी बोरी आपकी काम आ जाएगी। दूसरा ये कि वो डिस्टेंस को पूरी तरह से मेंटेन कर रही है, ठीक है? और गहराई में भी उसका एक लेवल है। और दूसरा जो मैंने खालिद साहब एक्सपेरिमेंट किया ना, वो ये है कि ये जो प्लांटर से लगती है ना, इसको ये परिंदे जो है ना, वो बड़ा कम निकालते हैं क्योंकि ये ऊपर लगती है
और इसको वो ना निकाल नहीं सकते, ये थोड़ी सी डीप होती है। और सही वगैरह भी इसको नहीं निकाल सकती क्योंकि ये सरफेस थोड़ी सी ऊंची होती है और वो उसकी हाइट छोटी होती है, वो खड़े होकर ना इसको निकाल नहीं सकती। अच्छा, सेम पॉइंट कल एक ओकाड़ा के ज़िम्मेदार ने मेरे साथ ये डिस्कस किया था कि जो मैं मैनुअल लगा रहा होता हूँ, जो प्लांटर से लगाता हूँ, उसमें ये जो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है परिंदों ने, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरी है ये। बिल्कुल ये दूसरा ये होता है कि ये जो है इसमें ये जल्दी ग्रो कर जाती है क्योंकि ये उसकी आपकी जो खेल है उसके टॉप पे लगी हुई है, तो सनलाइट इसको डायरेक्ट हिट करती है। जबकि अगर मैनुअली लगाते हैं तो वो इसके मिड में लगती है, उसको पूरी धूप अच्छी तरह से नहीं आती। दूसरा ये है कि ऊपर खेली के ना ज़मीन नरम होती है, खुश्क होती है, जी, जी। वहाँ पे इसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी बेहतर डेवलप हो। और ये मैनुअल के अगेंस्ट अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये उसमें बड़ी इनोवेशन आई। अगर सेकेंडली करें तो कॉर्न पिकर है, इस 10 से 20 साल में वो एक ज़िम्मेदार के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि खेत में पड़ी रहती थी, बारिशें आती थी और फंगस लग जाता था, ख़राब हो जाती थी, तो अभी एक दिन में आप 10 से 15 एकड़ हार्वेस्टिंग बड़ी अच्छी तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ आ गई। तो दूसरा ये था कि हमें कॉस्ट बड़ी पड़ती थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सोलर टेक्नोलॉजी आई है तो इससे ज़मींदार को बड़ा बेनिफिट हुआ है। पहले लोड शेडिंग के बड़े मसाइल थे, आपको पता है कि 2-2 दिन तक अगर बिजली ना आए तो ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सोलर टेक्नोलॉजी आई इसने भी बड़ा तूफ़ान नहीं, वाक़ई ऐसे इरिगेशन कॉस्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर लोड शेडिंग के मसाइल। लोड शेडिंग के। देखिए मेरे अगर है तो मेरे अल्टरनेटिव कोई सोर्स भी नहीं है, बिजली नहीं आ रही, लेबर बैठी है, हम बैठे हैं, इंतज़ार क्रॉप हमारी ड्राउट में जा रही है, बिल्कुल। तो कितना नुकसान होता है। अभी मेरा सोलर है सुबह से लेके फ्री में चल रहा है, ये बड़ी उसमें एक अच्छी चीज़ आ गई। और सबसे बढ़ के अच्छे सीड, जो आज सीड हैं अगर इनको 20 साल पीछे ले जाएं तो ना इतने वो ये गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत होती थी, ना इतना वो उनमें यील्ड पोटेंशियल था और कलर ठीक है डल कलर थे, अब तो बड़े अच्छे कलर आए हैं, तो ये भी एक बड़ा एडिशन हुआ इसमें। तो आखिर में अगर हम बात करें वीडिसाइड की और पेस्टिसाइड की तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्केट में अवेल है, आ रही है, बिल्कुल। जो बड़ा अच्छा कंट्रोल उनसे हमें मिलता है। और ये जो कॉर्टिवा का ज़रबार है ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसको मैं अर्ली स्टेज पे पहली स्प्रे जो मैं करता हूँ ना जी, पेस्टिसाइड 250 ml उसमें मिक्स करता हूँ इनिशियल स्टेज पे, तो दूसरा स्प्रे बाद में। अगर एक खाल को आप ना करें, जो फार्मर नहीं करते ना, जी, जी। एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ना 1 एकड़ को कर लें, उसमें 2-4 नालियाँ जो ना छोड़ दें, तो उनका फ़र्क देख लें, उनकी फ़र्क रंगत का, बढ़ोतरी का, बिल्कुल। तो फिर फ़ैसला वो ज़रूर उसमें आ जाएँगे। सर ये बिल्कुल ऐसी जादुई प्रोडक्ट है ये। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। इससे जो है ओवरऑल किसी भी फसल पर कर लें, उसके रिज़ल्ट जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, रिज़ल्ट बड़े क्लियर कट इसके होते हैं। बिल्कुल। और खालिद साहब एंड में जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ धमाका ख़ेज़ जो एंट्री हुई है वो एनडीवीआई की है ये, ठीक है जी। क्योंकि पहले देखें खेत में एक-एक पौधे के पास जाना, उसको देखना कि किसके पेस्ट आया है, किसके क्या बीमारी आई है, तो ये एनडीवीआई से एक तो ये पता चलता रहता है। और दूसरा ये है कि जहाँ पे कमज़ोर ज़मीन है, मेरी फसल कमज़ोर होती थी, मुझे नहीं पता लगता था कि कहाँ पे कमज़ोर है, वो भी रहनुमाई मुझे मिलती है। और ये यूरिया की एप्लीकेशन वो खेत में आपको पता है कि वो अनइवन शिप आ जाती थी, जी, जी, जब प्रॉपर उसकी जस्टिफिकेशन नहीं होती थी, वो भी मुझे वो मार्क आउट करते हैं कि इस जगह पे आपकी वो ओवर आपने प्लांट स्ट्रेस में है। प्लांट स्ट्रेस में है, ओवर इरिगेट हुआ है, ये इसमें खाद का वो ये कार्टिवा का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये कल के बेसिकली इनकलाब है एग्रीकल्चर में एनडीवीआई प्रोग्राम जो मुझे फ्री में मैं उससे फैसिलिटेट हो रहा हूँ, उस पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा खालिद साहब आपका भी और कार्टिवा और पूरी उनकी मैनेजमेंट का भी। सर ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हमारी कोशिश थी कि ये सबसे पहले हम अपने पासबान मेंबर्स को जो है ना पास करें। तो इसी वजह से सबसे पहले पासबान मेंबर्स जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये जो सैटेलाइट इमेजिंग है, ये बेसिकली आपको पता है 3 तरह की रिपोर्ट्स अब तक आ रही होती हैं। खुला प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं, आपको पता चल जाता है कौन से सॉइल पैचेज़ आपके ज़्यादा फर्टाइल हैं, कौन से जो है लो फर्टाइल हैं। उसके अलावा जो है इसमें जो आपको रिपोर्ट नाइट्रोजन रिपोर्ट आ रही होती है, प्लांट हेल्थ रिपोर्ट आ रही होती है। बिल्कुल इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जिधर जो है कौन-सी ऐसा पैच है जिसके अंदर आप थोड़ा-सा ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं।
कौन से पैचेस ऐसे हैं जिधर आप थोड़ी सी कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके बेहतरीन रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। इससे ओवरऑल मेरा ख़्याल ये है कि फार्मर का ओवरऑल जो है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये इसका बेहतर हो रहा है इससे। 2 तरह से ना जी, एक तो उसकी लागत कम हुई जी, क्योंकि जस्टिफिकेशन खाद की पूरी हुई, और दूसरा उसकी ना यील्ड में इससे इज़ाफ़ा हुआ, और उसकी आसानियाँ भी हुई ना कि घर बैठे सारा कुछ उसको सारी रिपोर्ट आपके मोबाइल में पे आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये बड़ी इनोवेशन आई है जी इन 10 से 20 सालों में जी। जो साहब आपका ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा से है जिसको पोटैटो एंड कॉर्न पैराडाइज़ कहा जाता है, और यहाँ के फार्मर अमूमी तौर पर आलू और मकई की बेहतरीन पैदावार हासिल कर रहे होते हैं। आप जो है हमारे ज़िम्मेदार भाइयों के साथ वो कामयाबी के राज शेयर करें कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको अपनाकर आप अपनी पैदावार में मुसलसल बेहतर से बेहतरी ला रहे हैं। देखिए जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि वक़्त काश्त, जी। ठीक है? उसका आपने कि अपनी फ़सल को वक़्त पे काश्त करें। देखें, अगर एक फ़सल आपने जनवरी में लगाई है और एक को आप अप्रैल में लेके जा रहे हैं, तो साफ़ ज़ाहिर है दोनों में पैदावार में कितना फ़र्क आएगा। तो एक तो वक़्त काश्त जो है इसको हमने मद्देनज़र रखना है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अच्छे बीज की सिलेक्शन, अच्छे बीज का इंतख़ाब, ऐसे बीजों का इंतख़ाब करें जिनकी रंगत अच्छी हो, हीट टॉलरेंस इनमें बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा फिर आपने ये भी देखना है कि मैंने अर्ली में किसकी सोइंग करनी है और एंड पे किसको लेके जाना है। ये नहीं कि एंड वाला आप अर्ली पे ले जाएँ जी। और अर्ली वाला आप एंड पे ले जाएँ। प्लास्टिक विंडो का ख़ास ख़्याल रखना है। बिल्कुल, इसका आप हाइब्रिड सिलेक्शन। हाइब्रिड सिलेक्शन में कई कंपनी जो है वो कौन से सीड को किस वक़्त के लिए आपको रिकमेंड कर रही है, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा मैंने ये देखा है जी कि सीड ट्रीटमेंट के हवाले से लोग 20-25 हज़ार एक बीज के थैले का तो अफ़ोर्ड कर लेते हैं, और उसकी सीड ट्रीटमेंट में ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, सही। ठीक है? वो बिल्कुल जो है ना लोकल लगा लेते हैं, हल्की-सी लगा लेते हैं, तो उस बीज का भी वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। भई आप 20,000 बीज का भर रहे हैं, तो सीड ट्रीटमेंट पे आप कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, ये गलत बात है। इससे जर्मिनेशन आपकी इफ़ेक्ट होगी, फंगस का जो है वो अटैक सीड, क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो बारिया मक्की है, इसकी सीड ने तो जब जनवरी में लगाएँ तो 15-20 दिन तो उसमें मिट्टी में रहना है। तो अच्छी सीड ट्रीटमेंट नहीं होगी तो उसको फंगस आएगा। फिर ये सर पिछले चंद दिनों में ना काफ़ी सारी मुझे ऐसी कॉल्स आई हैं जिनमें फार्मर्स की इमरजेंस के इश्यूज़ थे कि क्रॉप सीड जो है वो जर्मिनेट किया उसने, रूट एंड शूट निकाली है, उसके बाद जो है उसकी डेवलपमेंट रुक गई है। तो ये बेसिकली जो है ना जो गलत गैर रजिस्टर्ड सीड ट्रीटमेंट है उसका इम्पैक्ट। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि हमेशा रजिस्टर्ड सीड ट्रीटमेंट अच्छी कंपनी का जो है वो लगाना चाहिए। बिल्कुल, इससे मैं था। तो बाकी ये है कि आप अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करें, वो बड़ा आपके लिए अच्छा है, और आखिर में मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल, ये बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा है कि हमारे फार्मर अगर चले जाएँ तो 8-8 नाइट्रोजन पे चले जाते हैं, जबकि पोटाश को स्किप कर देते हैं। जब जो कि आपको पता है कि पोटाश का क्या इसमें करैक्टर है, इसकी क्वालिटी को बेहतर करती है, इसकी गर्मी से बचाती है, पैदावार में मुदाफ़ियती निज़ाम पौधे का बेहतर करती है, ठीक है? तो उसको हम स्किप कर देते हैं, हमारा ज़्यादा फ़ोकस जो है वो यूरिया पे होता है या फ़ॉस्फ़ोरस पे होता है, वो भी आपने मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल पे आना है। बिल्कुल सही। एक तो जब हम मक्की लगाते हैं तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन का जो है ना वो हम ख़्याल बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है? वो भी हमें बिल्कुल उसका ख़्याल करना चाहिए कि कंपनी की रिकमेंडेशन जिस सीड के लिए जितनी है, उतनी उनके लिटरेचर को पढ़ें, जितने पे वो डिस्टेंस है उस पे हम उसको लगाएँ। ये जानना भी ये ऐसा बहुत ज़रूरी है कि 2 सीज़न है, बहारिया और मौसमी। बहारिया में रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन क्या है और मौसमी में क्या है? बहारिया में जो है रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है, वो 32 से 33 हज़ार होती है, और मौसमी में 28 से 29 हज़ार होती है। ये ज़िम्मेदार को जब तक पता नहीं होगा, उस वक़्त तक जो है वो बेहतरी जो है पैदावार में वो नहीं ला सकता। बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्न में 2 तरह की कॉर्न होती है, एक नैरो शेप में आपको पता है, और एक
बुशी टाइप में, ठीक है? तो उसका आपने ख्याल रखना है कि जो नैरो टाइप है उसका डिस्टेंस भारिया के अलावा उसका थोड़ा-सा नैरो आ जाएगा, और जो बुशी में है उसको आपको थोड़ा-सा कुछ हाइब्रिड्स ऐसे हैं जिनके बिल्कुल इरेक्टेड लीव्स होते हैं, बिल्कुल हाइट मुनासिब होती है, जैसे P1541 है, 15-41 उसमें पौधों की तादाद ज़्यादा भी हो जाए ज़्यादा बेहतर पैदावार तो है। फिर भी आप ज़्यादा, तो उसका आपने ख्याल रखना है, जी। ठीक है जी। तो फिर मैंने ये देखा जी कि फसल जब पक जाती है ना, ज़िम्मेदार उस पे सारा खर्च कर लेता है और उसको पूरी तरह से पकने का मौका नहीं देता, कच्ची फसल को उखाड़ लेता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो बड़ा अपना लॉस करता है। उसके लिए कम से कम जब तक खेत की 3 हिस्से तक छलियाँ लटक नहीं जाती, उस वक़्त तक उसको नहीं काटना चाहिए। पानी मुसलसल देते रहना चाहिए। ज़्यादा भर के तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इनिशियल स्टेज से लेके एंड तक जो हल्का पानी है ना, वो खालसा भी इसमें बड़ा ज़रूरी है। आपको एक टेक्नीक मैं बता देता हूँ, इसमें आप अपने बड़ा बचत कर सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जब आपकी छोटी मक्की है तो उसको आप कोशिश करेंगे कि पानी किसी तरह से भी उनकी रूट्स को टच ना करें। उसमें ये होगा कि आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे आपने भारिया मक्की में देखा होगा कि जब हम मक्की लगाते हैं तो चंद खालियों के अगर ऊपर पानी चला जाए, पानी की ओवर इरिगेशन हो जाए, तो क्या होता है कि हमारा जो पौधा है वो नीला-पीला हो जाता है और बिल्कुल वो अपनी बढ़ोतरी को पूरी तरह से रोक लेता है। पिला हुआ पिलाहट आ जाती है। क्या हुआ? उसको ओवर इरिगेट हुआ है। तो जब हम इसको थोड़ा पानी लगाएँगे, हमारी बचत भी होगी और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। फ़ायदा किस तरह से होएगा कि अगर हमने पानी कम लगाया है, तो एक तो ये है कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खुश्क रहेगा। जी। हवा की सफोकेशन जो है वो जड़ों तक आती जाती रहेगी, सप्लाई रहेगी, वो बढ़ोतरी रहेगी। और दूसरा ये है कि नेचर का भी एक कानून है कि हर एक चीज़ अपनी बका के लिए ना जंग लड़ती है। बिल्कुल। तो जब रूट्स तक पानी नहीं जाता, तो रूट्स चलकर पानी की तरफ खुद आती हैं अपने पौधे को ज़िंदा रखने के लिए। तो जब रूट्स वो लो लेवल पे चल के उस पानी की तरफ खींचने के लिए आएँगी, तो ये आपकी कामयाबी है, क्योंकि आपकी रूट्स का फैलाव ज़्यादा, जब आपका रूट्स का फैलाव ज़्यादा होगा, तो यही आपकी कामयाबी है। तो इसी तरह से अगर आप बड़ी फसल हो जाती है, हाँ, दुरानियाँ आप उसका कम कर लें, ड्राउट की मैं बात नहीं कर रहा, उसको वेट रखें। तो इस तरह से अगर जब आपकी फसल पॉलिनेशन पे आ जाती है, तो उसको साफ-ज़ाहिर है कि सारा अमल उसको पानी पे चलता है। तो उसके अगर आप भर के पानी लगाएँगे, तो एक तो ये होगा कि टेम्परेचर हाई होता है, तो उसमें वेपोरेट पैदा होता है और आपके हवस पैदा होती है, जो नीचे वाले जितने भी पत्ते हैं वो झुलस जाते हैं, आपको पता है इसका। तो दूसरा ये कि फंगस डिजीज़ जो है वो भी बड़ी स्प्रेड करती हैं। अगर कम पानी आपने लगाया है, दुरानियाँ कम रखा है, तो ये फंजीसाइड बीमारी भी आपकी कंट्रोल रहेगी और ये जो नीचे वाले पत्तों का झुलसाव होता है, ये भी नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब ओवर इरिगेशन आप उस वक़्त कर देंगे, उससे ये होगा कि एक तो न्यूट्रिएंट लॉसेस हो जाएँगे। जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, वो लीच डाउन हो जाएगा। दूसरा ये है कि जिस तरह आपने बताया कि डिज़ीज़ इन्फेस्टेशन जो है वो बढ़ जाएगी। फ्यूज़ेरियम स्टॉक रॉट है, स्टॉक रॉट की जो डिज़ीज़ है ओवर इरिगेशन की वजह से इनका फैलाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से। जो ये सब बहुत शुक्रिया, आपने कामयाबी के राज़ हमारे ज़िम्मेदार भाइयों से शेयर किए हैं। सबसे पहले आपने बीज के इंतख़ाब, बीज की सिलेक्शन के हवाला से बात की, तो इस सिलसिले में हमारे ज़िम्मेदार भाइयों की रहनुमाई करें कि आपने जो है सेगमेंट्स की बात की कि अगेते सेगमेंट में आप डिफरेंट हाइब्रिड्स का इंतख़ाब कर रहे होते हैं, दरमियाने से पछेते सेगमेंट में आपका हाइब्रिड का इंतख़ाब मुख्तलिफ होता है। तो सबसे पहले अगेते सेगमेंट की बात करें तो उसमें आप किन हाइब्रिड्स का इंतख़ाब कर रहे होते हैं और किन खूबियों की बिना पर कर रहे होते हैं और उनका पास्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा है? देखिए जी, अगर मैं कॉर्टेवा के पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो जो मेरी अर्ली सोइंग है, उसमें मेरा ज़्यादा शेयर जो है वो P1541 और P1429 का होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो इनका रंग दोनों का जो है वो बड़ा सुर्ख़ है, तो इससे मार्केट में सुर्ख़ रंग को पसंद किया जाता है। इसका रेट जो है सो मुझे अच्छा मिल जाता है। दूसरा ये है कि इनमें हीट टॉलरेंस जो है ये वो काफ़ी अच्छी है, और जो P1541 है ख़ास तौर पे, वो ये है कि जल्दी पक के तैयार हो जाता है, मतलब अर्ली उसकी ना मैच्योरिटी है। तो फिर ड्राई डाउन भी उसका जो है काफ़ी फ़ास्ट है और यील्ड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और फिर ये है कि स्टोरेज के लिए बड़ा मौज़ू है, जितनी देर के लिए आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं।
तो इस पे कीड़ा भी नहीं होता। इन बुनियाद पे मैं इसमें अर्ली में तो इनको रिकमेंड करता हूँ कॉर्टेवा के पोर्टफोलियो से। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की। जो यील्ड पोटेंशियल है उसके साथ-साथ स्टोरेज क्वालिटी जो है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि ज़िम्मेदार जो है उसको चाहिए कि जब उसकी जो प्रोड्यूस है उसका बेहतरीन रेट मिले, उस पे सेल करे। ना कि जब मार्केट में गलट हो, मार्केट में रेट ही बिल्कुल ना हो, उससे जो है ज़िम्मेदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। जो ये सब हमारे किसान भाइयों को, आपने अगेते सेगमेंट की बात की, किसान भाइयों की रहनुमाई करें कि दरमियानी से पछेती काश्त, इसमें आप किन हाइब्रिड्स का इंतखाब कर रहे होते हैं, किन खूबियों की बिना पर कर रहे होते हैं? अगर पिछले 1-2 साल की बात करें, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उसका? देखिए, अगर क्षति काश्त में जाएँ तो उसमें जो है आपका शाहकार, वो मेरा इंतखाब होता है। क्योंकि उसमें यील्ड पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो यकसा छलियों का साइज़ होता है, आपको पता है कि यकसा छलियों से एवरेज बढ़ जाती है, बेहतर मिलती है। बेहतर मिलती है। तो हीट टॉलरेंस भी उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर बड़ी अच्छी 100 प्लस मैंने उससे कम खर्च करके, और स्टे ग्रीन करैक्टर भी उसका है, और लॉजिंग से भी काफ़ी हद तक वो सेफ है। इन खूबियों पे मैं उसको इंतखाब करता हूँ। तो ये है कि जो शाहकार है वो उसकी जो एक बड़ी अच्छी खूबी है कि उसके दानों का वज़न जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो आलू के पछेते काश्तकार हैं, उनको इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो इसको लगाएँ, क्योंकि इसके दानों का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, और गर्मी बर्दाश्त करने की भी सलाहियत इसमें बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसका टेस्ट वेट जो है ना, वो मार्केट में जितने हाइब्रिड्स बिल्कुल हैं, एग्ज़ैक्टली, सबसे बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ आपसे। तो इसके बाद हम सुरखाव की अगर बात करें तो जब एंड पे सबके सबसे एंड में मैंने सुरखाव को रखा हुआ है। तो जैसे उसका खालिसम नाम है सुरखाव, उसी तरह से उसकी रंगत भी जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी खूबसूरत है, और मुझे वो बड़ी पसंद है। तो दूसरा ये है कि उसमें जो लाइनों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत उसमें बहुत ज़्यादा है। इन खूबियों पे मैं उसको एंड में बड़ा पसंद करता हूँ। जो ये सब ज़िम्मेदारा के करंट चैलेंजेस कौन से हैं? और आप क्या समझते हैं कि उन चैलेंजेस को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं? उन चैलेंजेस का हल क्या है? देखिए जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो मौसमियाती तब्दीली है, जिसका हमें सामना है। उसमें आपको पता है कि बेवक़्त बारिशें हो रही हैं, या बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे ही। या सैलाब जो हैं वो आ रहे हैं, रिसेंटली फ्लड्स जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा तो यही मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज है। देखिए, बारिशें तो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, वो तो जी, कुदरत के हाथ में है। तो उसके लिए हम बाग हैं, लेकिन जो हम टेक्नीक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी हमें एक तो ये है कि कुछ दरख्त जो हैं वो हमें लगाने चाहिए। फिर पॉल्यूशन का ख़्याल करना चाहिए। हमें अपनी फसल की बाक़ियात को खेत के अंदर नहीं जलाना चाहिए, और उसमें जो बाकी पाकिस्तान की कम्युनिटी उसको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपने फ़ार्म की हद तक या ज़िम्मेदार को अपनी हद तक जो वो अपनी अच्छी पैदावार लेने के लिए जो प्रैक्टिसेस कर सकता है, तो उसके लिए ये है कि बीज ऐसे इंतखाब करे जो हीट टॉलरेंस हो, गर्मी बर्दाश्त करने की जिनमें सलाहियत ज़्यादा हो। तो फिर उसमें ये है कि पोटाश को भी वो मैनेज करे, जी। क्योंकि पोटाश गर्मी की सलाहियत को कम करती है, और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है पौधे की उसको बढ़ाती आपकी है। निज़ाम बेहतर करती है, जिससे वो हीट या क्लाइमेट चेंज को पौधा बेहतर तरीके से बर्दाश्त। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल उसमें हमें इसका ख़्याल करना चाहिए। फिर आगे आके वक़्त काश्त भी उसमें बड़ा मैटर करता है कि हम उसको टाइम से उसकी सोइंग कर लें। खास तौर पर बहारिया मकई में कोशिश करें कि जितनी टाइमली प्लांटिंग हो जाएगी, उतनी बेहतर। फिर हम गर्मी से बच सकते हैं। एक्सपोज़र जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में वो कम रहेगा। हम उससे बच सकते हैं। तो उसमें हम ये टेक्निक्स जो है ना, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें चैलेंज की, तो वो ठेकों की बात भी हमने इसमें ज़रूर करनी है कि ठेके जो हैं वो 3-3 लाख तक चले गए हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि आलू वगैरह का क्या किसी का ठेका पूरा हो ही नहीं रहा। उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि एक कंपटीशन में ऐसे हमको ठेके जो है ना
वो नहीं बढ़ाने चाहिए। उसमें ये भी देखें कि नफ़ा नुकसान भी साथ साथ है, उसको भी एक लिमिट में बिल्कुल आप रखें ताकि वो जो ठेकेदार है वो अपना भी वो पूरा कर सके और मालिक को भी बचा के चारा नहीं दे विन रहा हो। सिचुएशन दोनों की होनी आप बिल्कुल ये नहीं कि इतने ठेके पे वो ले ले और फिर भाग जाए, आप भी देखते रहें और वो भी वो चिपता पड़े, इसको भी आपने देखना है। तो दूसरा ये है कि हमें इसमें मल्टी क्रॉपिंग की तरफ भी आना होगा, ठीक है? एक फसल पे डिपेंड करने की बजाय हमें 2-3 फसलें जो है उनको लगाना चाहिए कि अगर जैसे देखें आलू पे अगर कम रेट है, तो मक्की का मैं समझता हूँ कि मुनासिब रेट है 33-34-35 रुपया। तो जिनकी मक्की ज़्यादा थी या पिछले राइस थे, उनको किसी हद तक वो कंपनसेट हो गए। और दूसरा जो लो कॉस्ट वाली क्रॉप्स हैं, वो भी हमें इसका हिस्सा बनाना चाहिए, जिन पे ये है कि खर्चा हमारा कम होता है, तो इनकम ज़्यादा होती है। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मल्टी क्रॉपिंग जो है ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है करंट सिनेरियो में, जिसमें इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोड्यूसर्स के रेट्स जो हैं वो डाउन है। उसमें एक से ज़्यादा फसलों का इंतखाब करेंगे तो उसमें ये होगा कि अगर एक फसल में लॉस में जा रहे हैं, दूसरी फसल में मुनाफा मिल जाएगा। वो आपको अगर सपोर्ट फॉर एग्जांपल 100 एकड़ पे एक ही फसल लगी है, मौजूदा बात करें जिस तरह पोटैटो अगर 100 एकड़ पे लगा है, एक बंदे के पास है ही 100 एकड़, तो लॉस जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको दोबारा जो है कवर करना या दोबारा जो है खड़ा होना, स्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता बिल्कुल इस तरह से, इसलिए हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है। होगा। जी, जी। जो ये सब आखिर में आप हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, ओवरऑल फार्म की इनकम जो है उसको बेहतर कर सकते हैं? खालिद साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए खालिद साहब, ज़्यादा खर्च करके अगर आप ज़्यादा पैदावार ले लेते हैं, तो इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं। बिल्कुल। स्किल तो ये है कि कम खर्च करके आप अच्छी पैदावार किस तरह लेते हैं। कम खर्च बाला नशीन। बालानशी, तो उसके लिए मैं बिल्कुल दोस्तों को मशवरा दूँगा कि एक तो बीज का आप सही इंतख़ाब करें। दूसरा ये है कि ज़मीन का तज्ज़िया जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आप ज़मीन का तज्ज़िया जो है वो लाज़मी करवाएँ। तो फिर ये है कि जो अक्सर मेरे दोस्त भाई फार्मर जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको राइट पे लेके आएँ। जैसे कि अगर सीड ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो उसमें फ़ौरन ही वो उठाते हैं, फ़ौरन ही उसको दवाई लगा के लेबल लगाना शुरू कर देती है। वो आधी तो उनके हाथ के साथ रह जाती है, आधी उनके बर्तन के साथ, आधी पानी के साथ रह जाती है। 1 दिन पहले सीड ट्रीटमेंट करें किसी अच्छी कंपनी से लेके। फिर दूसरा जब यूरिया लगाते हैं तो उसमें भी दोस्त बड़ी सारी गलती कर रहे होते हैं कि वो बोरी या ड्रम जो भी है बिल्कुल उन्होंने नक्के के ऊपर रखा होता है। तो वो पानी जो है ना वो खेत के अंदर यकसा नहीं जा रहा होता। जिधर पानी का फ्लो ज़्यादा जा रहा होता है, उधर खाद भी ज़्यादा जा रही होती है। तो जिधर पानी का बहाव कम होता है, उधर आपकी खाद भी कम जा रही होती ये है। बड़ी तो प्रैक्टिकल बात आपने की है। वो जो यूरिया है वो पूरी तरह आपकी इवन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी। अगर उस ड्रम को आप 10-15 फीट पीछे रख लेते हैं, तो नक्के तक आने तक उसकी सारी मिक्सिंग हो जाती है। एक तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। अच्छा, दूसरा ये है कि जो खादें हैं, उनको आप ये नहीं कि सारी आप एक दफ़ा ही जाके डंप कर दें। अगर फास्फोरस की आपने 2 बोरियाँ डालनी है, तो उसका ये नहीं कि दोनों ही इकट्ठी डाल दें। क्योंकि ये 4 महीने की भारिया फ़सल है, अब इसे आपने डाल दी, तो वो जाके कुछ लीच डाउन हो जाएगी, कुछ फिक्सेशन हो जाएगी ज़मीन के साथ। नहीं, आप उसको आधी जो है वो ज़मीन की तैयारी में दे लें, कुछ हिस्सा जो है वो स्प्रे की सूरत में, एनपी की सूरत में आप उसको ज़रूर दें और लास्ट में आप उसको लो पीएच की खाद उनकी 2 ढाई लो पीएच होती है, तो उनको आप इस्तेमाल करें। अगर लो पीएच वाली खाद आप इस्तेमाल करेंगे, तो जो हाई पीएच वाली खाद है, वो उसको भी पौधे के लिए कारआमद कर देगी। तो लो पीएच वाली खाद भी इस्तेमाल आप फिर करें। फास्फोरस और पोटाश दोनों का आप मशवरा दे रहे हैं कि दोनों को स्प्लिट में इस्तेमाल। एग्ज़ैक्टली दोनों को, ठीक है। अगर आप पोटाश को भी अगर आप डंप कर देते हैं, तो आपको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब वो अपनी टसलिंग वगैरह कर रहा है, तो उस पे भी उसका बड़ा पोटाश का मेन रोल होता है, तो उस वक़्त तक वो सारी जो है ना, वो आगे-पीछे हो जाती है। उस इस पे हवाले से आप क्या मशवरा देते हैं? एक तो बेसल डोज़ आपने डाल दी, दूसरी एप्लीकेशन आप कब कर रहे होते हैं? देखिए वो तकरीबन पॉलिनेशन से पहले, क्योंकि उस पॉलिनेशन पे तो उसका फ़ायदा नहीं। 12-14 पत्तों पे। आप 12-14 पत्ते पे उस पे आप दे देंगे और 3-4 फुट पे आप ना
फास्फोरस दें। दूसरा जो यूरिया है वो भी आप ना एक साथ में दें। अगर देखें छोटी क्रॉप है आपकी 2-3 पत्तों पे और वो पूरा बैग दे रहे हैं, तो वो तो आपका सारा है और 9 दिन बाद तो उसने उड़ जाना है। अगर यही आप उसको आधा बैग दे लें, क्वार्टर बैग दे लें, ठीक है? और कोई पानी भी खाली ना दें। मैं कभी खालिद साहब ना खाली पानी नहीं देता और पूरा एक बैग भी नहीं लगाता। कोई खाली पानी नहीं, हर बैग पे हर पानी पे खाद देनी है और आधे बैग के हिसाब से देनी है। तो वो मेरी सारी ना यूटिलाइज़ हो जाती है। और दूसरा ये है कि जब तक आप ज़मीन की सेहत को अच्छा नहीं करेंगे ना, आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। ज़मीन की सेहत कैसे कैसे अच्छी होगी? उसके लिए है कि आप जो ज़मीन की बाक़ियात हैं, उनको उसमें ना जलाएँ, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो बर्न होता है। ऑर्गेनिक मैटर पहले ही हमारी ज़मीनों में बहुत ज़्यादा कम है, तो वो आप उसको आग ना लगाएँ। दूसरा आप ये करें कि उसमें ऐसी फसलों को काश्त करें जो ऑर्गेनिक मैटर को सपोर्ट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं। उसमें ये है कि आप जंतर जो है वो लगा के कल्टीवेट कर सकते हैं। फिर मूँगी की फसल है, अगर उसको लगाते हैं तो वो आपकी ज़मीन की सेहत को भी अच्छा करेगी और आप उससे अच्छा मुनाफ़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से ग्वारा भी है, लोबिया भी है और रवां भी है। इन फसलों को लगा के ज़मीन की सेहत को भी अच्छा कर सकते हैं और अपना मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो क्रॉप रोटेशन है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। अगर एक फसल पे आप बार-बार एक ही फसल लगा रहे हैं, तो उसमें ना जड़ी-बूटियाँ भी आपकी कंट्रोल नहीं होंगी। अगर एक ही फसल की जड़ी-बूटियाँ तो उसमें बार-बार उगती रहेंगी, तो वो क्रॉप रोटेशन भी बड़ी ज़रूरी है। ओवरऑल सॉइल की प्रोडक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी। वो भी कम हो जाए, क्योंकि अगर कॉर्न की बात करें तो उनको ख़ास जो है ना वो चीज़ें चाहिए होती, वो जो बार-बार इस्तेमाल करती है। तो दूसरा ये है कि अगर गंदम आपने मेरा ये होता है कि एक फसल आप लंबी जड़ वाली लगाएँ, उसके ऊपर छोटी जड़ वाली। जैसे गंदम आपने लगाई है, उसको जितनी भी आपने खुराक दी है, उसकी तो 2 ढाई 3 इंच तक मैक्सिमम जड़ शैलो होगी। रूट सिस्टम होता है। बिल्कुल, उसकी जो जितनी भी है खाद वगैरह उसके ऊपर-ऊपर पड़ी है, ऊपरी तरफ वो सारी बच गई है, ठीक है? तो अगर उसपे आप कोई और क्रॉप लगाते हैं, इस तरह कॉटन है, जैसे जड़ कॉटन है लंबी जड़ वाली या कॉर्न आ जाती है, तो वो ज़्यादा अगर अगर आप मक्की की बात करें तो उसका रूट्स बड़े लंबे होते हैं, नीचे तक जाते हैं, उसके ऊपर वाली खाद बच जाती है, नीचे वाली वो खाती है, उसपे गंदम लगा लें, तो ये क्रॉप रोटेशन भी जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह से जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाते हैं, जिस तरह से कॉर्न है, उसके बाद आप रिस्टोरेटिव क्रॉप लगाएं, जिस तरह मूंग बीन है, तो उससे ये है कि एक फसल जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर रही है, एक ऐसी फसल लगाएं जो न्यूट्रिएंट्स बल्कि अवेल करके ज़मीन को दे रही है, उससे ओवरऑल सॉइल की हेल्थ जो है वो बेहतर रहती है। बिल्कुल, फसलों का जो हेर-फेर है वो बड़ा ज़रूरी है वक़्त के साथ-साथ, और ज़िम्मेदार को भी चाहिए कि एक फसल पे इन्हिसार ना करें। देखें कि मुल्क को किस फसल की ज़रूरत है, स्टॉक चेक करें, इंटरनेट है, सब कुछ उसके ऊपर मार्केट है। रिसर्च करें, कौन सी मार्केट फसल रिसर्च करें, अगर डिमांड मार्केट किया है, कितनी एक्सेस लग रही है, उसकी ऑलरेडी स्टोरेज भरे हुए हैं, उसकी ज़रूरत मुल्क को नहीं है, ज़्यादा लग रही है, तो आप उसको कम लगा लें। अल्टरनेटिव पे चले जाएँ। हमारा तो ये होता है कि भेड़ चाल हमने एक लगानी है, सारों ने मुँह लगा लेनी, तो फिर आलू की तरह से बंधा ही होना, और क्या होना है, और करना चाहिए। ज़िम्मेदारा भी जो ये सब एक बिज़नेस है, जिस तरह कोई भी बिज़नेस करने से पहले हम रिसर्च करते हैं ना मार्केट की, कि उसकी नीड क्या है, ठीक है? उसी हिसाब से जब भी आप कोई फसल लगा रहे हो, तो उस पे भी एक प्रॉपर रिसर्च के बाद आप उसकी प्लांटिंग करेंगे, तो बेहतर बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे। दूसरी बड़ी आपने बेहतरीन बात की कि कामयाबी ये है कि कम खर्च करके आप किस तरह से बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। मैं ज़िम्मेदार भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने प्रैक्टिसेस जो हैं उनके साथ शेयर की हैं, उनको अपनाकर अपनी ज़मीन की हेल्थ जो है उसको बेहतर करके, कम खर्च करके बेहतरीन जो है मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, खालिद साहब मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो ये सब आपके वक़्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपने जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ज़िम्मेदारों को सजेशंस दी हैं, जो आपने अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें उनको बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़िम्मेदार जो है बेहतरीन इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हाँ, शुक्रिया खालिद साहब, मैं भी आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया। मैं भी अपने ज़िम्मेदार भाई कम्युनिटी को जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, ताकि आपके तवज्जो से मैं उन तक पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए मैं आपका ममनून हूँ, और आपकी टीम का और आपकी कंपनी का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। शुक्रिया।
नाजरीन, आपके भी वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की नशिस्त आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा, तजावीज़ आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर दे सकते हैं। आप किसी किस्म का कोई आपका आइडिया है तो हमारे साथ किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त देंगे, करेंगे मकई की बात पायनियर के भरोसे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।